मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब बात देश की आती है तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट सामने आते हैं जिसे करने या फिर जिसे आगे बढ़ाने से देश भी काफी ज्यादा विकास की ओर अग्रसर होता नजर आता है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के मामले में जो बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट था इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है, यूं कहिए कि अहम टिप्पणी भी की है। और साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के मामले में जो फैसले लिए थे उस फैसले को रद्द करते हुए हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है फटकार लगाई गई। टिप्पणी भी की गई कि किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर बाहर से विदेश से फंडिंग आती है और इसे देश में अगर काम किया जाता है और किसी भी तरीके के हस्तक्षेप, खासकर अगर वो हस्तक्षेप न्यायिक हो, तो ऐसे अगर हस्तक्षेप से अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें अगर डिले हो या फिर ये प्रोजेक्ट आगे करने में अगर देरी होती है तो ये चीज ना राष्ट्र हित में है और ना ही जनहित में है। और ये बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के संबंध में एक डिपो बनाने और विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी माटोकॉले लिमिटेड की बोली पर विचार करने के निर्देश दिए थे और उसी फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी अखिलेश शर्मा ने अपने ट्वीट के जरिए दी थी। अखिलेश शर्मा ने ट्वीट करके लिखा था कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, मेगा परियोजनाओं में न्यायिक हस्तक्षेप के कारण देरी ना तो जनहित में है ना ही राष्ट्रहित में है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए राष्ट्रीय महत्व की परियोजना इसे बताया गया। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस परियोजना को काफी ज्यादा अहमियत दी जा रही है और इस परियोजना में किसी तरीके की कोई देरी सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त करता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस एस. बोपन्ना की पीठ ने इस पर फैसला सुनाया था। पीठ ने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और राष्ट्र के मामले में इस परियोजना का काफी एक अहम किरदार है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अगस्त 2021 में लिए गए फैसले को भी रद्द कर दिया। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अदालतों द्वारा लिए गए इस तरह के फैसले कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है और इस तरह की परियोजनाओं में देरी का कारण है, जो कि विकसित देश जो है या फिर आप कह सकते हैं कि विकसित देश द्वारा विकासशील देशों के लिए द्विपक्षीय समझौते पर विदेश देशों की द्वारा वित्त पोषित जो बाहर से जो फंडिंग आती है इसके लिए इससे काफी ज्यादा असर पड़ेगा अगर इस तरीके से कोर्ट फैसला लेके हस्तक्षेप करके इस तरीके परियोजनाओं को लेट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भविष्य के निवेश और फंडिंग पर इस तरीके के फैसलों का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है या फिर प्रभाव देखने के लिए भविष्य में मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की कोई भी अगर परियोजना होती है तो ये परियोजनाएं भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और इनमें प्रोजेक्ट्स में अगर देरी होती है तो ये देरी जो है जनहित के लिए सही नहीं है और देश हित के लिए अच्छा एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि हमेशा ये सलाह दी जाती रही है कि इस तरह की विदेशी फंडिंग वाली जो परियोजनाएं होती है उसमें देरी का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है और ऐसे में अगर बाहर से फंडिंग आ रही है और ऐसे में इससे देश का अगर विकास हो रहा है, देश अगर भारत जैसे विकासशील देश में अगर ऐसी परियोजना आ रही है जिसके लिए बाहर से फंडिंग की जा रही है जिसमें इंटरेस्ट भी कम है, तो ऐसी परियोजनाओं को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। ऐसी परियोजनाओं पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए, ना कि इसमें हस्तक्षेप करके इसके लिए और देरी करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव भविष्य में आ रहे फंडिंग और इन तरह की परियोजनाओं पर भी दिखता हुआ नजर आएगा। यानी इसका असर भी आगे जो है भविष्य की फंडिंग और भविष्य में इस तरीके की परियोजनाओं पर इसका प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरीके की परियोजनाओं में देरी होने की वजह से वित्तीय बोझ भी काफी ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए निविदा प्रतिक्रिया या अनुबंध के पूरे होने तक न्यूनतम हस्तक्षेप का कोई हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए और किसी की तरफ से भी इस तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पीठ ने कहा कि एक विकासशील देश के लिए इतनी ऊंची लागत वाली परियोजना को आगे बढ़ाना एक मुश्किल काम है और तब तक कि विकास देश फंड देने के लिए तैयार ना हो
उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एक विकासशील देश है, अगर वो एक ऐसी बड़ी परियोजना के बारे में सोचता है तो उसे लागू करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर दूसरे एक विकसित जो देश है अगर उन्हें फंडिंग ना करे या फिर उनके लिए जो है अपना हाथ आगे ना बढ़ाते नजर आए। अगर ऐसे में इस तरीके की अगर फंडिंग मिल रही है, बड़ी परियोजना है और इससे देशवासियों को देश के लिए लाभ होगा और विकास की ओर देश अग्रसर होता हुआ नजर आएगा, तो इसमें खासकर जब विकसित देश न्यूनतम इसका जो रियासती ब्याज दर है वो भी बड़ी राशि देने के लिए तैयार है, काफ़ी कम है, तो ऐसे में इसे लेकर किसी भी तरीके की कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए, इसे आगे बढ़ने देना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि दरअसल NHDRCL ने मोंटे कार्लो की बोली को अस्वीकार कर दिया था और SCCVRSJV को ठेका दे दिया था। आपको बता दें कि मोंटे कार्लो ने तब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मोंटे कार्लो ने अपनी याचिका में कहा था कि बोली को खारिज करते समय कोई कारण नहीं बताया गया कि आखिर उन्हें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है इस परियोजना का हिस्सा बनने के लिए, उन्हें कारण नहीं बताया गया था। गौरतलब है कि बुलेट ट्रेन परियोजना जापान के साथ एक साझेदारी थी जो 2017 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इसे उन्हीं द्वारा शुरू किया गया था और इस परियोजना के 2022 तक 1.10 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन जो हाई कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया इसके वजह से इस परियोजना की शुरुआत में भी काफी ज्यादा असर पड़ा है और जहां पर यह कहा जा रहा था कि 2022 तक इसे पूरा कर जाएगा, इसकी लागत 1.10 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है, वहीं पे 2022 तक इसे अभी शुरू भी नहीं किया जा सका, जिसके पीछे का एक बड़ा कारण दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि यह बताया गया कि परियोजना के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में लगभग 1400 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया जाएगा और लगभग 6000 लोगों को मुआवजा भी देना होगा, क्योंकि इस परियोजना से जुड़े जैसे कई सारे लोगों को इस परियोजना को लागू करने के लिए कई लोगों को बेघर करना पड़ेगा और इस वक्त जो आंकड़े हैं वो 6000 लोग हैं, इन सभी को मुआवजा देना पड़ेगा। और ऐसे में एक ये बड़ी जो है प्रोजेक्ट मानी जा रही है जिसकी विदेशी फंडिंग की जा रही है, विकासशील देश के लिए विकासशील देश की तरफ से हाथ बढ़ाया गया है और ऐसे में ऐसी परियोजनाओं में देरी नहीं होनी चाहिए। 2022 तक इसे पूरा करने की बात कही जा रही थी और अब इसे जो देखकर जिस तरीके से परियोजना में देरी देखने के लिए मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले और सालों में इस परियोजना को जो है स्ट्रेच किया जा सकता है। ऐसे में हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर ये परियोजना सक्सेसफुल रहती है, जिस तरीके से इस परियोजना में थोड़ी सी रोक लगी हुई है, तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहता है, ये परियोजना अपने हिसाब से चलेगी तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2022 से दौड़ने लग सकती है और मेट्रो नेटवर्क के बाद ये देश के सबसे अहम रेल प्रोजेक्ट में से एक हिस्सा रहेगा और इस पर आपको बता दें कि 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इसमें कुल खर्च का 81% जो है 81% जो है वो जापान आसान कर्ज के तौर पर मुहैया कराया गया है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी परियोजना है, बाहर से फंडिंग की जा रही है और एक बड़ा अमाउंट जो है, एक बड़ा प्रतिशत जो है वो बाहर से फंडिंग हो रही है। यानी कहीं ना कहीं देश के लिए भी उपयोगी है, सरकार के लिए भी उपयोगी है, जन के लिए उपयोगी है और राष्ट्र हित में एक बड़ी परियोजना है। आपको बता दें कि इस पर सिर्फ 0.1% दर के ब्याज देना होगा, यानी यहाँ पर ब्याज दर भी काफी ज्यादा कम है, यानी सरकार के ऊपर इस ब्याज दर को लेकर भी ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगी। सरकार इस परियोजना के साथ कर्ज में डूबती हुई नजर नहीं आएगी, देश कर्ज में डूबा हुआ नजर नहीं आएगा और इस परियोजना का लाभ जो है राष्ट्र को और देश को जो है और देश की जनता को सबको मिल पाएगा। आपको बता दें कि पहले 15 साल तक भारत सरकार का कोई किश्त नहीं देनी होगी और 50 साल में भारत को यह कर्ज जापानी मुद्रा येन में चुकाना होगा। यानी साफ तौर पर आप सोच सकते हैं कि एक बड़े टाइम पीरियड तक सरकार इस कर्ज से मुक्त रहेगी। 15 साल तक उन्हें इसे लेकर जो है किसी तरीके की किश्त नहीं देनी है और इसके बाद 50 साल के अंदर में, यानी 50 साल आप समझ सकते हैं काफी लंबा एक टाइम पीरियड दिया गया है। 50 साल के अंदर ही सरकार को इस पैसे को, इस किश्त को जो है, इस पैसे को जापानी मुद्रा में वापस लौटाना पड़ेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ इसकी जब आधारशिला रखने की मांग करते हुए बात कही थी, क्या कहा था उन्हें कहा अगर कोई ये कहे कि बिना ब्याज के ही लोन ले लो और 10-20 नहीं 50 साल में चुकाओ तो आप यकीन करेंगे क्या? हम देश के फ्यूचर
प्रूफिंग पर ध्यान दे रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सके। अब ऐसे में आपने ये भी समझ लिया कि कितनी लागत लगने वाली है, कितना ब्याज दर होने वाला है, कितने वक्त का समय जो है सरकार को दिया गया है इस पैसे को वापस करने के लिए। और ऐसे में हर तरह से ये परियोजना जो है सरकार के लिए भी बेहतर विकल्प है, देश के लिए भी बेहतर विकल्प है और साथ ही साथ देश की जनता के लिए भी बेहतर विकल्प है। और इन सभी विकल्पों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए इस परियोजना में किसी भी तरीके के हस्तक्षेप को बर्दाश्त ना करते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि ये पूरा मामला है क्या, और इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।